गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे प्रभुसत्ता का बहुलवादी दृष्टिकोण, प्लुरलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोवर्निटी। फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, रूस आदि देशों में जिन विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी, उनके शासकों ने लौकिक तथा धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्चता का दावा किया। मैकियावली, बॉदिन, हॉब्स, इन दार्शनिकों ने राजाओं की इस निरंकुशता का समर्थन किया। बाद में बेंथम, ऑस्टिन, हालैंड आदि विद्वानों ने भी राज्य की निरंकुशता का समर्थन किया। इन विचारकों का मानना था कि ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक अधिकार तथा नैतिक मान्यताएं प्रभुसत्ता को सीमित नहीं कर सकती। इन विद्वानों ने प्रभुसत्ता को सर्वव्यापी, अविभाज्यपूर्ण तथा मौलिक माना है। कांट तथा हीगल जैसे जर्मन आदर्शवादियों ने भी राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो कि हमने ये भी देखा कि जो विशाल राष्ट्रीय राज्य है वो कैसे कैसे और किस प्रकार से अस्तित्व में आए और जिन्होंने अपनी सर्वोच्चता का दावा संसार के सामने पेश किया। निरंकुश राजतंत्र से लेकर जो आज हम लोकतंत्र को देख रहे हैं, उसकी भी हमने जो यात्रा थी वो सामाजिक समझौते के सिद्धांतों में देखी थी। अब हम बात करते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता की जो ये अवधारणा है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में एक नए विचार का जन्म हुआ, जिसे बहुलवाद अथवा बहुसमुदायवाद कहा जाता है। मिल्ड समाजवादी, श्रमिक संघवादी, अराजकतावादी तथा अन्य वे विचारक जो राज्य को असीम शक्तियां देने के पक्ष में नहीं हैं, इस श्रेणी में आते हैं। अराजकतावादी तथा श्रम संघवादी तो राज्य का पूर्ण विरोध करते हैं, ये हमने मार्क्स की थ्योरी में देखा था। इसके अतिरिक्त शेष बहुलवादी जैसे कि लिंडसे है, कॉल है, बार्कर है, लास्की है, मकाइवर है, उनका कहना है कि राज्य को असीमित अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। फिंगर्स का कहना है कि राज्य ने ना तो परिवार का और ना ही उसने चर्च, जिसने कि हम धर्म संघ कहते हैं, का निर्माण किया है, और ना ही ये कहा जा सकता है कि राज्य ने जो क्लब यानी मनोरंजन समुदाय हैं तथा श्रमिक संघों की स्थापना की है। इन सब समुदायों की अपनी पृथक तथा स्वतंत्र सत्ता है। इन विचारकों ने राज्य की निरंकुश सत्ता को निरर्थक बताया तथा साथ ही हानिकारक बताया। हम बात करते हैं कि प्रभुसत्ता के संबंध में इनका जो दृष्टिकोण है वो कुछ एक परिभाषाएं हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है। तो हम उन परिभाषाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आती है परिभाषा लिंडसे की। तो हम लिखेंगे A.D. लिंडसे के शब्दों में, यदि हम वास्तविक स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशायी हो चुका है। If we look at facts, it is clear enough that the theory of sovereign has broken down. हमने क्या देखा कि वो कहता है कि अगर हम वास्तविक स्थिति को देखें तो हमें ये सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशायी हो चुका है। प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब कि ऐसा राज्य है जिसके पास जो शक्तियां हैं वो आंतरिक और बाह्य रूप में वो शक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। तो आगे हम देखते हैं क्रैब की। क्रैब का मत है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। द नेशन ऑफ सोवर्निटी मस्ट बी एक्सपंज्ड फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। बार्कर का कहना है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत उतना निर्जीव तथा निरर्थक नहीं जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत है। तो राजनीतिक सिद्धांत जिनमें हमने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिनको माना था वो कौन से थे? वो थे प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि वो उतना निरर्थक नहीं है, उतना निर्जीव नहीं है कोई भी राजनीतिक सिद्धांत, बल्कि जो निर्जीव और निरर्थक माना गया है वो प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत माना गया है। हम बात करते हैं लास्की की। लास्की के कथानुसार यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत का परित्याग कर दिया जाए तो राजनीतिक शास्त्र को चिरस्थायी लाभ पहुंचेगा। और लास्ट में हम ड्यूगी की परिभाषा को देखेंगे
ड्यूगी का कहना है कि प्रभुसत्ता का विचार एक कल्पना है जिसका कोई लाभ नहीं, इसलिए इसे सार्वजनिक कानून के साहित्य में से निकाल देना चाहिए। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का अंत हो चुका है अथवा इसका अंत होने वाला है। तो उन्होंने तो इसको सिरे से नकार दिया है। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि ये कल्पना थी और सार्वजनिक कानून के साहित्य से भी हमें, क्योंकि कानून किसकी परिभाषा हमने दी थी कि उच्चतर को निम्नतर को दिया गया आदेश है। तो वो कह रहे हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का या तो अंत हो चुका है या इसका अंत होने वाला है। तो जो बहुलवादी हैं वो समुदायों को महत्व देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो समुदाय हैं ये अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है, राज्य ने ना इनको बनाया है और ना ही ये राज्य से अपनी सत्ता को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने परिभाषाएं की हैं उन्हीं के आधार पर बहुलवाद की विशेषताओं की। बहुलवादियों ने राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह एक ही समुदाय माना है तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया है। लास्की का कहना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकता। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा मनुष्य का सामाजिक विकास, मनुष्य का पारिवारिक विकास, मनुष्य का आर्थिक विकास, मनुष्य का शैक्षिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो वो कहते हैं कि मनुष्य के जो जितने भी पक्ष हैं उनका विकास करने के लिए अलग अलग समुदाय समाज में मौजूद हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि समाज जो है वो व्यक्ति का सामाजिक विकास करता है, तो ये एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक समुदाय हैं जो व्यक्ति की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं, उसकी पारिवारिक जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो शैक्षिक विकास है उसके लिए शैक्षिक संगठन है जो व्यक्ति का शैक्षिक विकास करते हैं, और उसी प्रकार से अलग अलग संगठन हैं जो व्यक्ति के अलग अलग जीवन के पक्षों का विकास कर रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि बहुलवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है बहुलवादी केवल राज्य में निहित नहीं। सोवरेनिटी डज नॉट लाई इन द स्टेट ओनली। बहुलवादियों का मत है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य पर ही निर्भर नहीं है। व्यक्ति की आवश्यकताएं एक प्रकार की नहीं है बल्कि वो कई प्रकार की होती हैं। इन विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक समुदायों का सदस्य बनता है। राज्य इस प्रकार से अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति राज्य समेत अनेक समुदायों से सुविधा प्राप्त करता है तथा इनके प्रति अपने कर्तव्य भी निभाता है। वह केवल राज्य के कानूनों का पालन नहीं करता बल्कि अन्य समुदायों के नियमों का पालन करता है। इसलिए जब व्यक्ति पर राज्य के समान ही अन्य समुदायों के नियम लागू होते हैं तो कैसे माना जा सकता है कि केवल राज्य के पास ही प्रभुसत्ता है। अतः स्पष्ट है कि प्रभुसत्ता केवल राज्य में निहित नहीं है बल्कि उन समुदायों में भी निहित है जिनका व्यक्ति सदस्य होता है तथा जिनके नियमों की अनुपालना करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुलवादी कहते हैं कि बहुलवाद केवल राज्य में निहित नहीं है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है वो राज्य समेत अनेक समुदायों से सुविधा प्राप्त करता है और इनके प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाता है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर की विशेषता की, और वो है प्रभुसत्ता निरंकुश तथा असीमित नहीं होती। सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। बहुलवादियों का विचार है कि राजतंत्रीय व्यवस्था के अंत के साथ ही, जब राज व्यवस्था समाप्त हुई थी, राजतंत्र समाप्त हुआ था, तो जब उसका अंत हुआ था तो वो कहते हैं कि उसके साथ ही असीमित तथा निरंकुश प्रभुसत्ता का भी अंत हो गया। वर्तमान लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार ने शासकों की शक्तियों पर व्यापक अंकुश लगाए हैं तथा वे राज्य की सर्वोच्च शक्ति के नाम पर नागरिकों के साथ अन्याय तथा अत्याचार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ संविधानवाद पर आधारित व्यवस्थाओं ने भी शासक वर्ग के विशेषाधिकारों के प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। शासक वर्ग के अधिकार क्षेत्रों को कानून तथा संविधान के माध्यम से सीमित कर दिया गया है जिससे वे नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सकें। तो इसलिए स्पष्ट है कि निरंकुश तथा असीमित प्रभुसत्ता जो है वो समाप्त हो गई है तथा उसका स्थान शासकों के नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व ने ले लिया है। अब शासक जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की, और वो है प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं होती। सोवरेनिटी इज नॉट इनडिविजिबल। बहुलवादियों ने एक और चुनौती प्रभुसत्ता के अविभाज्य स्वरूप को दी है,
और यह इसके परंपरागत तथा कानूनी सिद्धांत का मुख्य तत्व है। बहुलवादियों का तर्क है कि व्यवहारिक राजनीति तथा प्रशासन की आवश्यकता ने प्रभुसत्ता के अविभाज्य स्वरूप को नष्ट करके उसे विभाजित कर दिया है। संघात्मक राज्यों का दोहरा प्रशासन और दोहरी नागरिकता के कारण प्रभुसत्ता को एक व्यक्ति तथा एक व्यक्ति समूह में निहित करना असंभव हो गया है। एक ही राज्य में दो संविधानों के अस्तित्व ने प्रभुसत्ता के अविभाज्य तत्व को कल्पना में बदल दिया है। अतः प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं होती और ना ही केवल इसका विभाजन किया जा सकता है, बल्कि इसका विभाजन कर दिया गया है। हम बात करते हैं चौथी विशेषता की, और वो है अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं। बहुलवादियों का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदायों का निर्माण करता रहा है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी बाद में है, सामाजिक प्राणी पहले है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार, गांव तथा समाज जैसी संस्थाओं का निर्माण पहले किया। अतः संस्थाएं तथा समुदाय व्यक्ति के लिए राज्य की अपेक्षा अधिक नहीं तो कम महत्वपूर्ण भी नहीं है। इस तथ्य को जान लेने के पश्चात राज्य को अन्य समुदायों की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करके उसे सर्वोच्च शक्ति बनाना व्यक्ति के सामाजिक प्राणी होने का अपमान करना है। अतः राज्य अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है तथा उसे किसी प्रकार की कोई सर्वोच्च शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के समान ही अन्य समुदाय महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं 5वें नंबर के पॉइंट की, कानून आदेश नहीं है। लॉज आर नॉट कमांड। ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता के माध्यम से कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। बहुलवादियों ने ऑस्टिन के कानून संबंधी विचारों की आलोचना भी की है। कानून उच्चतर का आदेश नहीं बल्कि आदेश की अपेक्षा उन परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वेच्छा से स्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति का महत्व, इंपोर्टेंस टू इंडिविजुअल। बहुलवादियों ने राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की अवधारणा का समर्थन करके व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया था। बहुलवादियों ने इस प्रभुसत्ता को राज्य से अलग करके स्वतंत्र व्यक्ति के विचार को प्रभुसत्ता प्रदान करके उसे राज्य की दासता से मुक्त कर दिया। आप देख रहे हो कि बहुलवादी राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं और ऑस्टिन जो है वो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की अवधारणा का समर्थन करके व्यक्ति को राज्य के अधीन कर रहा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है समुदायों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा इच्छा। अनेक विद्वान जैसे कि नरमन के ऑटोमिर हैं और मेटलैंड हैं, उन्होंने समुदाय के महत्व के विषय में कहा था कि समुदायों का अपना अस्तित्व तथा इच्छा होती है और इनके सदस्यों के व्यक्तित्व तथा इच्छा से पृथक है। बहुलवादियों के अनुसार राज्य ही केवल कानून वाली संस्था नहीं है बल्कि समुदाय भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने में उतनी ही स्वतंत्र है जितनी कि राज्य है। प्रोफेसर लिंडसे का कहना है कि समूहों तथा समुदायों का अपना व्यक्तित्व है, अपनी इच्छा है और राज्य भी अन्य समुदायों में से है जिनका अपना व्यक्तित्व है। इन आधारों पर समुदाय राज्य की असीमित तथा अविभाज्य प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन करते हैं। राज्य की तरह समुदाय भी अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और वो है कानून का आधार केवल शक्ति ही नहीं है। फोर्स इज नॉट द ओनली सेक्शन बिहाइंड लॉ। बहुलवादियों का कहना है कि लोग कानूनों का पालन डर या भय से नहीं करते। ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि कानून का पालन एक व्यक्ति जब अधिकांश जनता के ऊपर करता है तो उनका वो आदेशों का पालन भी करवाता है। लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि लोग कानून का पालन डर से या भय से नहीं करते। प्रत्येक समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो डर अथवा भय से राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। अधिकांश व्यक्ति कानून की उपयोगिता अथवा इच्छा से कानूनों का पालन करते हैं। कानून समाज में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने तथा जनता को समृद्ध तथा सभ्य जीवन बिताने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, इसलिए इनका पालन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज आपने किया बहुलवादी दृष्टिकोण प्रभुसत्ता का, और जिसमें आपने ये भी देखा कि जो मैकियावली है, बॉदिन है, हाब्स है, इन दार्शनिकों ने राज्यों की जो राजाओं की निरंकुशता थी उनका समर्थन किया था। बेंथम है, ऑस्टिन है, हॉलैंड है, इन्होंने भी राज्य की निरंकुशता का समर्थन किया था।
इन विचारकों का मानना था कि ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक अधिकार और नैतिक मान्यताएं प्रभुसत्ता को सीमित नहीं कर सकती। इन विद्वानों ने प्रभुसत्ता को सर्वव्यापी, अविभाज्यपूर्ण तथा मौलिक माना। कांट तथा हीगल जैसे जर्मन आदर्शवादियों ने भी राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया था। लेकिन 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में एक नए विचार का जन्म हुआ जिसे हमने बहुलवाद और बहुसमुदायवाद कहा। और इस श्रेणी में हमने कौन देखे? हमने इस श्रेणी में मिल समाजवादी, श्रमिक संघवादी जो थे, इसके अलावा जो शेष बहुलवादी जो हैं आपके लिंडसे, कोल, बार्कर, लास्की, मैकाइवर, ये जो विचारक थे वो राज्य को असीम शक्तियां देने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा हमने परिभाषा की लिंडसे की, क्रैप की, बार्कर की, लास्की की और ड्यूगी की। फिर हम विशेषताएं कर रहे हैं। अब तक आप विशेषताएं जो कर चुके हो वो है कि बहुलवादी केवल राज्य में निहित नहीं, प्रभुसत्ता निरंकुश तथा असीमित नहीं होती, प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं होती, अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण है, कानून आदेश नहीं है और व्यक्ति का महत्व तथा समुदायों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा इच्छा और कानून का आधार केवल शक्ति नहीं। नेक्स्ट विशेषताएं हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसके साथ ही हम बहुलवाद की आलोचना और महत्व भी करेंगे। धन्यवाद।